स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचपी पटवारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंस में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है इस टॉपिक में, और इस टॉपिक से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो, टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन वी नीड, हमें अपनी जनसंख्या हमारी इतनी है, लगभग 130 करोड़ के अकॉर्डिंग हो चुकी है, के करीब करीब हो चुकी है। 140 भी हो सकती है, वो अब सेंसिस पे पता चलेगा। तो हमें 140 करोड़ जनसंख्या को पालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, और उसका प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, देखो, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना और मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन करना। तो क्रॉप मतलब फसल, तो फसल उत्पादन वह प्रबंधन है, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये एक टाइप की साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसान अपनी भूमि की तैयारी से लेकर फसल के भंडारण तक सभी चरणों को क्या करेगा, एक व्यवस्थित तौर पर, मतलब पूरा उसको मैनेजमेंट के तौर पर बहुत अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और न्यूनतम हानि जो है, ताकि उसे सुनिश्चित की जा सके, उसको व्यवस्थित करता है। यह केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा आ गई, जिसमें फूड सिक्योरिटी की बात आ गई, अर्थव्यवस्था की बात आ गई, इकोनॉमी की बात आ गई, और पर्यावरण संतुलन की बात आ गई, वैश्विक राजनीति की बात आ गई, जियोपॉलिटिक्स की बात आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, व्हेन वी प्लांट सेम काइंड ऑफ कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, जब किसी एक सुनिश्चित जगह पर जो प्लांट्स हैं एक ही टाइप के, सेम काइंड के, ठीक है, एट वन प्लेस, उसको वहाँ पे कल्टीवेट किया हुआ है लार्ज स्केल पर, तो उसको बोलते हैं, हम फसल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अ फील्ड ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट आर व्हीट, मतलब गेहूं का एक वो फील्ड है, तो मतलब वहाँ सारे प्लांट ही गेहूं के होंगे। अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें हम फसल की, तो ये होती है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, एग्जाम्पल अ फील्ड ऑफ व्हीट मीन्स ऑल प्लांट्स ऑफ व्हीट। ठीक है, तो इंडिया में क्रॉपिंग के पैटर्न्स की बात करते हैं। हम सभी को ही पता है कि इंडिया में कौन कौन से क्रॉप के पैटर्न्स जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारा भारत देश देखो कितना बड़ा है। नॉर्थ में कहाँ से लेके, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट से देखो वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ का कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप कुमारिन तक, गौरमोथा से लेके किबिथू तक फैला हुआ है। तो आप इस बात का आइडिया लगा सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो उदय होता है वो गुजरात से कितने 2.5 घंटे पहले होता है। तो इंडिया बहुत वास्ट है, तो इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशंस भी वास्ट होंगी, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सब कुछ क्या करता है, वेरी करता है। डिस्पाइट डाइवर्सिटी देयर आर टू ब्रॉड पैटर्न्स। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में कई जगह गर्मी पड़ रही है तो कई जगह सर्दी है। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे शिमला में रेनफॉल हो रहा है, और साउथ साइड क्या है, वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, इंडिया के सदर्न पार्ट में। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारे इंडिया में दो पैटर्न्स हैं फसलों को उगाने के। कौन कौन से पैटर्न हैं वो? खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। कौन सी आ गई? खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। तो खरीफ फसलों का सीजन कौन सा होता है? ये इंपॉर्टेंट है, रेनी सीजन। रेनी सीजन कब आता है हमारे नॉर्थ में? जून से लेके सितंबर तक। तो वहाँ तब कब कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पैडी आ गया, मेज़ आ गया, सोयाबीन आ गया, ग्राउंड नट आ गया, और कॉटन की फसल आ गया। पैडी क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है वो वाटर चाहिए होता है। सिमिलरली रबी फसलें जो हैं, रबी क्रॉप्स जो हैं, वो विंटर के सीजन में जो आजकल उगाई गई हैं, कौन सी? अक्टूबर टू मार्च। फॉर एग्जांपल, आ गया गेहूँ, आ गया आपका, ग्राम आ गया, चना आ गया, ठीक है, मटर आ गया, मस्टर्ड आ गया, लिनसीड आ गया। तो ये हमारी सारी आ गई रबी की फसलें आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, खरीफ फसलें क्या होती हैं और रबी फसलें क्या होती हैं। एग्जाम में इससे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक देखो नोट दिया हुआ है, नोट पल्सेस एंड वेजिटेबल आर आल्सो ग्रोन ड्यूरिंग समर इन मैनी प्लेस। तो हमारी दालें और सब्जियां हैं वो क्या है, कई जगह पर गर्म मौसम में भी जो है वो उगाई जाती हैं। तो आगे बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो फसल उगाने के लिए
हमें क्या है, एक बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ही। फॉर एग्जांपल पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मौसम कौन सा है, उसमें कौन सी फसल जो है वो तैयार हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने पैडी की बात करी, तो पैडी के लिए क्या चाहिए होता है, लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अब धान की फसल है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है। तो गर्मियों में ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा, बरसात के मौसम में ही होगा धान धान हमारा। तो उसके लिए एक पूरी साइंटिफिक प्रोसेस है, वो हम एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो देखो, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करेंगे, उसके बाद बीज बोएंगे, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, उसकी सिंचाई करेंगे, उसको हम वीड्स से बचाएंगे, उसको फिर बाद में हार्वेस्ट करेंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इन्हीं सभी स्टेप्स को जो है वो हम धीरे धीरे करके एक एक करके जो है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, जो पहला स्टेप है हमारा। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल माने मिट्टी की तैयारी। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट है, मिट्टी की तैयारी का अर्थ है बीज बोने से पहले मिट्टी को इस योग्य बनाना कि उसमें क्या हो, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन हो, उसमें प्रॉपर मात्रा में जो है वो हमारा पानी रुक सके, ठीक है, उसमें क्या हो, प्रॉपर पोषक तत्व हो, न्यूट्रिएंट्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसकी जड़ें जो है वो आसानी से फैल सके, ठीक है। तो मेन टास्क टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, उसको क्या करना है, घुमाना है, मतलब खेत में ही घुमाना है और उसको थोड़ा सा ढीला करना है। डेफिनेशन, टिलिंग प्लोइंग प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल, उसको ढीला करना है। क्यों करना है ढीला, ताकि वो मैंने बोला कि जड़ें जो है आसानी से फैल सकें, उसके जो जड़ें हैं वो आसानी से सांस ले सकें। हेल्प ग्रोथ एंड अर्थवॉर्म इन माइक्रोब्स, तो अर्थवॉर्म क्या है, ये उसको बोला जाता है किसान का दोस्त बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन टूल। अब मिट्टी की तैयारी के कुछ चरण होते हैं कि उसको क्या करना है, मिट्टी की तैयारी के कुछ चरण होते हैं। तो देखो कैसे करते हैं मिट्टी की तैयारी, प्लोइंग, प्लोइंग मतलब हल चलाना, प्लोइंग क्या होता है, हल चलाना, उसको लेवल करेंगे, लेवलिंग करेंगे, ठीक, और उसमें क्या करेंगे, मैन्योर खाद मिलाएंगे। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन टूल्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये आगे देखो हमारे प्लो शाफ्ट, प्लो शाफ्ट लॉन्ग वुड लॉग होता है एक, ये बीम होता है, प्लेस्ड ऑन बुल नेक, जो किसकी इस पे रखा जाता है, दो या हम बैल होते हैं उसके यहाँ पे रखा जाता है। प्लोशेयर जो आयरन का होता है आगे देखो, ठीक है, यूज्ड फॉर टिलिंग एडिंग फर्टिलाइजर रिमूविंग बीड्स के लिए काम आता है। ये हमारा पुराना कन्वेंशनल मेथड होता था, लेकिन आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में, कई पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बिजाई जो है वो किसके साथ की जाती है, बैलों के माध्यम से की जाती है। तो वहाँ ये हमारा जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, बैलों के माध्यम से जहाँ जुताई की जाती है। आजकल मैक्सिमम मशीनी युग आ गया है, तो मैक्सिमम बिजाई जो है वो मशीनों के द्वारा ही होती है, ट्रैक्टर या उसका कोई वास्ट रूप आ चुके हैं तो उनके द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, देखो एक एक हेल्पिंग टूल आ गया, एक हेल्पिंग टूल आ गया, सिंपल टूल फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग सॉइल। तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, बीम है, ब्लेड है, रॉड है और हैंडल है। हम सभी ने अपने घरों में देखा ही होता है ये वाला। तो एक हमारा जो मॉडर्न प्रोसेस है, कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर, ये हमने देखा ही हुआ है नॉर्मली सभी घरों में। तो ये सॉइल को लूज करने के काम आता है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर ड्रिवन, सेव लेबर एंड टाइम। आजकल मैक्सिमम मशीनी युग आ गया है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और टाइम सेव करने के लिए, ज़्यादा एफर्ट ना लगे हमारा, तो हम बेसिकली ट्रैक्टर का ही यूज़ करते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से। कई पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ आज भी इस मेथड का यूज़ होता है, बैलों के मदद से जुताई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं। पर हालांकि आजकल ट्रैक्टर भी इतने आ चुके हैं, छोटे साइज़ के ट्रैक्टर आ चुके हैं जो हमारे पहाड़ी इलाकों में भी कामयाब हैं। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल ही हमारी कंडीशंस ख़राब हैं, वहाँ आज भी बैलों से जो है वो जुताई होती है। अब मिट्टी क्या है, एक जैव भौतिक रासायनिक तंत्र है। मिट्टी क्या है, हमारा एक फिजियो केमिकल सिस्टम है। मिट्टी है बायोफिजियो केमिकल सिस्टम है, ठीक है। अब जुताई से क्या होगा, जुताई से, ये जुताई कर रहे हैं ना, जुताई से क्या होगा, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी, बैक्टीरिया फंगस जो हैं वो, जैसे अर्थवॉर्म की बात करी हमने ऊपर, अर्थवॉर्म की बात कर रहे थे, तो अर्थवॉर्म क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। रूट की रेस्पायरेशन होती है, मतलब रूट रेस्पायरेशन, रूट जो है अच्छे से सांस ले पाते हैं, ठीक है। सांस लेने के लिए हमारे पास मृदा की संरचना भी अलग अलग होती है, सॉइल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, वो हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे। कई सैंडी सॉइल होती है, कोई
क्ले वाली सॉइल होती है, कोई लोमी सॉइल होती है। तो सैंडी सॉइल की क्या खासियत है कि इसमें जल धारण कम होता है, जल कम रुकता है। तो उस हिसाब से जल कम रुकता है, तो जिन फसलों के लिए जल कम चाहिए वहाँ पे सैंडी सॉइल चाहिए, आपकी सैंडी सॉइल चाहिए। क्ले सॉइल चाहिए जहाँ जल धारण अधिक होता है, फॉर एग्जांपल धान के लिए आपको क्ले वाली सॉइल चाहिए। लोमी सॉइल जो सर्वोत्तम कृषि मिट्टी के लिए होती है। अब जुताई से होता क्या है, बल्क डेंसिटी घटती है और केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो बेहतर होती है। अब पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है आजकल कि जीरो टिली एज तकनीक जो है वो अपनाई जा रही है। इससे क्या होता है, ईंधन में बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होती है और मिट्टी में क्षरण कम होता है। क्लियर है। अब ट्रैक्टर का यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर के यूज़ करने से हमारे क्या है, ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करने के हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ना। बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं मशीनरी का यूज़ करने की। कार्बन उत्सर्जन करते हैं वो, कार्बन उत्सर्जन और आज का मेन एक वो है समस्या बन चुकी है। तो हमारी कृषि जो है वो काफ़ी साइंटिफिक तो हो रही है, लेकिन साइंटिफिक के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं उसको, कृषि को, कि हम उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बना रहे हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बना रहे हैं कि जितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी वो उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। तो हमने अब क्या कर लिया, पहला स्टेप तो कर लिया हमने, कृषि खेत को जोत तो लिया हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, विद द हेल्प ऑफ हमने प्लोइंग जो है वो बैलों की मदद से या फिर नॉर्मली अपने हाथ से जो है खेत को उसकी क्या कर ली, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल तो कर ली, सॉइल तो हमने बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोइंग। सोइंग बोलते हैं बीज को बोना, कि बीज बोना है हमने। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बीज बोना। तो बीज बोने की क्या डेफिनेशन है, बीज बोने का अर्थ है उपयुक्त बीज को सही समय, गहराई और दूरी पर बोना। क्या करते हैं हम, ये तो हमारी बेसिक प्रैक्टिस है, हमने डेली लाइफ में की होती है। तो बीज बोने का अर्थ है उपयुक्त समय पर, समय भी इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त बीज को सही समय, गहराई और दूरी पर बोना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम क्या इन्वॉल्व है इसमें, टाइम इन्वॉल्व है, इसमें डेप्थ इन्वॉल्व है और इसमें क्या इन्वॉल्व है, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। मतलब सही समय पर बोना है, सही गहराई पर बोना है और सही डिस्टेंस पर बोना है। तो ये एक टाइप से साइंस ही आ गई ना। और हमारा बीज क्या होना चाहिए, एकदम से हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उस पर कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, उसकी अंकुरण की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमें सोइंग के टाइम पे। तो वो कैसे करेंगे हम, कैसे सोइंग की वो सिलेक्शन करेंगे, तो एक्टिविटी एक दिखाई हुई है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, फार्मर सेलेक्ट क्लीन हेल्दी एंड हाई यील्ड। जब क्या करेंगे, सीड्स को सभी को डाल देंगे, हम एक पानी में डाल देते हैं। तो पानी में डालने से क्या होता है, जो उन्नत क्वालिटी के बीज हैं वो नीचे रह जाते हैं और इसमें कुछ डिफेक्ट होगा, इसमें एयर भर जाएगी थोड़ी सी और वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। डैमेज सीड्स जो है वो ऊपर तैरने लगते हैं, जिनमें कोई छेद वगैरह होंगे। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं और जो नीचे सीड्स हैं इनको हम कृषि के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो, ये सोइंग टूल है, ये हमारे पुराने टाइम पे यूज़ होता था। यहाँ पे हम अनाज डाल देते थे और इसको इसकी हेल्प से चलाना, और यहाँ से एक एक दाना जो है वो नीचे जो है वो गिरता रहता था। और हमारी इससे क्या होता था, जब एक एक दाना गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ से डेप्थ आ जाती थी, दाना एक एक नीचे गिरेगा तो उससे प्रॉपर डिस्टेंस आ जाता था। तो समय हम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते थे। अब नए मेथड आ गए हैं, देखो ये है एक सीड ड्रिल, तो हमने सभी ने देखा होगा। तो यहाँ पे इसके पोर्स जैसे बने होते हैं, उसमें हम अनाज डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, अनाज नीचे नीचे जो है, इसका ही मॉडिफाइड रूप है, अनाज नीचे नीचे गिरता रहता है जब ट्रैक्टर आगे चलता है। तो उसमें यहाँ एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया होता है कि एक एक दाना जो है वो यूनिफॉर्म टाइम पर, फॉर एग्जांपल एक दाना यहाँ गिरा, एक दाना यहाँ गिरा, एक दाना यहाँ गिरा, तो ऐसे ऐसे गिरता रहता है यूनिफॉर्म टाइम पे। तो इससे क्या होता है, देखो ये क्या एडवांटेज है, सो यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस होती है, कवर सीड विद सॉइल, सॉइल को जो है, सीड को जो सॉइल के साथ कवर कर देता है, फिर क्या है, बर्ड्स उसको खा नहीं पाते, सेव टाइम और लेबर भी बचाता है। ठीक है। अब बीज का अंकुरण होना ज़रूरी है, उसकी जर्मिनेशन होना ज़रूरी है। अब बीज तो बो दिया, लेकिन उसकी जर्मिनेशन होना भी ज़रूरी है ना। तो बीज जर्मिनेशन के लिए क्या है, उसके लिए भी प्रॉपर वो चाहिए हमें साथ में, उसके लिए प्रॉपर वाटर चाहिए, H2O चाहिए, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, एंजाइम्स चाहिए। ठीक है। तो आधुनिक टेक्निक इस सीड ड्रिल के द्वारा जो है वो समान गहराई व दूरी हो जाती है, प्रिसीजन फार्मिंग हो जाती है। और आजकल क्या है, हमारे जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड्स भी आ गए हैं, जिनसे क्या होता है,
इम्प्रूव्ड उत्पादन होता है। क्या हो गया है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड आ गए हैं जो रिसर्च कर करके साइंटिस्टों ने तैयार किए हैं। जेनेटिकली इम्प्रूव्ड, उनकी जनरेशन को बढ़ा के, जो कि मतलब मैक्सिमम उत्पादन दे सके। अब फॉर एग्जांपल क्या आया है हमारा, हाइब्रिड मक्का का बीज आया है। तो हाइब्रिड मक्का का बीज से क्या होता है, प्रति हेक्टेयर जो पहले उत्पादन होता था उसका उसका 2 से 3 गुना बढ़ गया है हाइब्रिड मक्का बीज से। और अब ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, फॉर एग्जांपल आप वो करोगे कि ड्रोन से बिजाई हो रही है। कहाँ हो रही है, चाइना और जापान में देखोगे तो वहाँ ड्रोन की बिजाई हो रही है, ड्रोन से बिजाई हो रही है। अब नर्सरी और स्पेसिंग की बात करते हैं। तो कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं जो पहले नर्सरी में तैयार करनी पड़ती हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई पौधा तैयार करते हो जो कि किसकी श्रेणी में आता है, फसल की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जांपल बांस का पौधा है। अब तो बांस के पौधे के आप बीज नहीं डाल सकते, उसको पहले आप क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बीज को तैयार करना पड़ेगा नर्सरी में। फिर नर्सरी में तैयार करके उसको वापिस जहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे उसकी जो है वो प्लांटिंग करनी पड़ेगी। तो वो ही दिखाया गया है नर्सरी एंड स्पेसिंग। द नर्सरी क्या होती है, तो देखो कुछ सीड जैसे पैडी फॉरेस्ट प्लांट्स आर ग्राउंड इन नर्सरी, उनको नर्सरी में उगाया जाता है। सीड्स लिए जाते हैं, ठीक है, उनके सीडलिंग्स बनाई जाती हैं और ट्रांसप्लांटर टू फील्ड मैनुअली। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिंग, देखो ओवरक्राउडिंग क्या है, इसको ओवरक्राउडिंग से बचाता है। अब ऐसे भी है कि जब सीड्स लिए उसको ऐसे ही फैला दिया तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन कई बार उसके से क्या हो जाता है, ओवरक्राउडिंग हो जाती है। ओवरक्राउडिंग तो ये है, नर्सरी से उगाने से क्या होता है, उसको हम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे जो है वो प्लांट कर सकते हैं। तो प्रॉपर स्पेसिंग एंश्योर प्लांट गेट सफिशिएंट सनलाइट। जो प्रॉपर स्पेसिंग है इससे क्या होता है, प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको प्रॉपर वाटर मिलता है। सम टाइम प्लांट मस्ट बी रिमूव टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अब आपने देखा होगा जब हम मक्की की फसल बीजते हैं तो क्या है, उसमें से आधे हम उसको जब निकल जाता है वो, तो उसको क्या करते हैं, दोबारा से बीच में से कुछ प्लांट्स को निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो खाद और उर्वरक डालना, क्या करते हैं, खाद और उर्वरक डालना। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम कैसे हुई, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन मेक्स सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब एक खेत है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान के चलो एक खेत है, उसमें हम हर साल कुछ ना कुछ बीज रहे हैं, हर टाइम पे कुछ ना कुछ बीज रहे हैं, तो मिट्टी की वे फर्टिलिटी होती है ना, पौधा कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, पौधा अपना भोजन कहाँ से बनाता है, वो मिट्टी से बनाता है मैक्सिमम टाइम और सनलाइट से बनाता है। तो मिट्टी भी कितना प्रोड्यूस करेगी, मिट्टी भी कितना भोजन देगी उसको, कितने न्यूट्रिएंट्स देगी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं मिट्टी से, बिल्कुल मिट्टी ऐसे हो जाती है, बोलते हैं ना ऊसर होगी, बंजर होगी। समझ है, समझ रहे हैं बात, वो बंजर होगी। क्यों बंजर होगी, क्योंकि उसके उर्वरक जो है वो मिट्टी के खत्म हो जाते हैं, उसमें से नाइट्रोजन खत्म हो जाती है, उसमें से आपकी पोटाशियम खत्म हो जाता है, और बाकी और जिंक कॉपर ये सब जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए अब जैसे हम क्या करते हैं, हम खाएं कुछ नहीं और काम ही करते रहे, काम ही करते रहे, काम ही करते हैं, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं ना। खाएं कम और काम करते रहें, तो वैसे ही है, वैसे ही खेत का है, हमारी मिट्टी का है, वो न्यूट्रिएंट्स देती रहती है प्लांट्स हम फसल बनाते रहते हैं, फसल काटते रहते हैं, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो रहे हैं ना। तो उसको कैसे हमने दोबारा, उसको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो हम खाना कैसे देते हैं उसको, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू देते हैं। तो पौधों को पोषण देने के लिए मिट्टी में मैन्योर्स, जिसको बोलते हैं हम प्राकृतिक खाद, याद रखना है, मैन्योर को बोलेंगे प्राकृतिक खाद, और फर्टिलाइजर को बोलते हैं हम रासायनिक उर्वरक। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राकृतिक मतलब जो नेचर ने पैदा की है, रासायनिक जो मतलब ह्यूमन ने पैदा की है, तो वो उसमें डाले जाते हैं ताकि उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, मिट्टी की खाने जो खाती है उसके खाने की कमी ना हो। ठीक है। तो प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं हमारे मिट्टी में, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं NPK, ए याद रखना है। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। एन किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का, पी किसका है, फास्फोरस का, के किसका है, पोटाशियम का। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, मैक्रो, इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनको बोलते हैं MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आगे आपके N, P और K। सिमिलरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो होते हैं, ये मैक्रो आगे, फिर माइक्रो आगे आपके जिंक आ गया, कॉपर आ गया, आयरन आ गया, मैग्नीज आ गया। नाइट्रोजन चक्कर हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन चक्कर होता क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिर मिट्टी में pH संतुलन भी बनाना पड़ता है, pH हमने डिस्कस कर लिया था।
बेसिक और एसिड में कि पीएच क्या होता है, फिर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का भी ध्यान रखना है। तो देखो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, एक हमने 3 पॉट लिए हैं, 1 2 3। तो इसमें क्या है, देखो सॉइल प्लस काऊ डंग मैन्योर है, क्या है, मिट्टी है और हमारा गाय का गोबर है। इसमें क्या है, सॉइल प्लस यूरिया फर्टिलाइजर है और इसमें क्या है, सॉइल ही है। तीनों को एक टाइम पर हमने बिजाई की। तो देखो कौन सा प्लांट जल्दी ग्रो किया, ये सेकंड वाला जिसमें सॉइल प्लस यूरिया फर्टिलाइजर डाले हैं। यूरिया फर्टिलाइजर क्या करते हैं, जो NPK की कमी है मिट्टी में उनको पूरा करते हैं। तो उनको पूरा करने से क्या होता है, ग्रोथ जो है बढ़िया होती है। देखो ये दिखाया हुआ है इस फिगर के हिसाब से। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में जो है वो अब हम डिफरेंस जो है वो देखेंगे कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्टिलाइजर जैसे मैंने आपको बताया जो रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं उर्वरक बोलते हैं, मैन्योर मतलब प्राकृतिक खाद। फर्टिलाइजर केमिकल न्यूट्रिएंट्स मेड इन फैक्ट्रीज, यूरिया और NPK। तो मैंने पहले ही बता दिया, जैसे फर्टिलाइजर रासायनिक से हम देखो केमिकल न्यूट्रिएंट्स जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में यूरिया और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये क्या करेंगे, इसके एक्सेसिव यूज से क्या होता है, जो है लेस फर्टाइल सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो ये भी मिट्टी के पोषक तत्वों को ख़त्म कर देती है। ठीक है, कैसे ख़त्म कर देती है, जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं मिट्टी के जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो अर्थवॉर्म्स हैं वो बहुत काफ़ी कम हो गए हैं हमारे खेतों में। क्यों कम हो गए हैं, क्योंकि हमने यूरिया का ज़्यादा उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है। यूरिया का, तो यूरिया क्या करती है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऐसे हैं बैक्टीरियाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, इंपॉर्टेंट फंगी है, तो उनको क्या करते हैं वो किल कर देते हैं साथ में, और हमारा वाटर को बिल्कुल पॉल्यूट कर देते हैं, क्योंकि इनमें जो है केमिकल कंटेंट ज़्यादा होता है, वो मिट्टी के साथ मिलता है और बारिश से बिल्कुल नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है। और ग्राउंड वाटर में जाता है तो वो बिल्कुल उसको नीचे जाके पॉल्यूट कर देता है। और वो जैसे ही ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होता है, फिर ग्राउंड वाटर जब मिट्टी पानी ऊपर को खींचती है तो वो पूरी ही उसकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग लिग्यूमेंट्स अल्टरनेटिव टू फिक्स नाइट्रोजन बाय राइजोबियम। तो ऐसे प्लांट्स यूज करने हैं जो राइजोबियम को, कई प्लांट्स जो है वो फिक्स भी करते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने स्टडी करनी है एक चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने स्टडी कर ली है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें नाइट्रोजन चक्कर है, उसमें बताया जाएगा कि पौधों की गांठों में कैसे लिग्यूम्स होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन चक्कर का हमने पूरा उसमें स्टडी करनी है, नाइट्रोजन चक्कर कैसे काम करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को डिफ्रेंशिएट करने के। ये क्या है, मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, इसको मनुष्य बनाता है। मैन्योर को नेचर बनाती है, कैसे बनता है ये, कैटल डंग से मतलब पशुओं के गोबर से बनता है। प्लांट रेसिड्यू से, जो उनके प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं वो मिट्टी के साथ अब्जॉर्ब होते हैं, उनकी नेचुरल खाद बनती है, तो वो आगे मैन्योर आ गया। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसको ये नेचुरल प्रोसेस से हमारे खेतों में बनता है, ये कहीं भी बन जाता है नेचुरल प्रोसेस से। ठीक है, खेतों में बन रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते तो कहीं भी गिरेंगे पेड़ के, तो वहाँ पे खाद बन जाती है उसकी। डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमस जो है वो प्रोवाइड करता है। ये किस में रिच होता है, नाइट्रोजन पोटाशियम में जो है वो फास्फोरस और पोटाशियम में रिच होता है। ये किस में होता है, लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर की एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं हम कि मैन्योर की एडवांटेज क्या होती हैं। एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये क्या करता है, ये देखो नेचुरल है ये, ठीक है, नेचुरल है तो क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मेक्स सॉइल पोरस, इजी गैस एक्सचेंज, मिट्टी को क्या बनाता है, पोरस बनाता है, उसको भुरभुरी बनाता है। उससे क्या होता है, उसमें से गैस एक्सचेंज जो है वो नाइट्रोजन साइकिल हो चाहे कोई भी, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे ऑक्सीजन चाहिए जड़ों को, वो पोरस बना देता है, जिससे गैस एक्सचेंज जो है वो ईजिली होता है। इंक्रीजेज फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, उसको जो है वो इंक्रीज करता है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर को भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं आगे इरिगेशन की, कि इरिगेशन जो है वो क्या होता है। तो इरिगेशन माने तो सिंचाई। तो पौधों में क्या है, जल की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो उसके लिए इरिगेशन सिंचाई जो है वो हमें करना पड़ती है। तो इरिगेशन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल, मतलब फसलों को जो है रेगुलर्स में अंतराल पर जो है वो हमें पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स क्या होते हैं, 90% जो है वाटर से ही बने होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के थ्रू ही
पौधों को जाते हैं ऊपर की तरफ, जो है वो कैपिलरी एक्शन से पौधों को ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट्स पानी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। जर्मिनेशन जो होती है पौधों की अंकुरण के लिए जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर से क्या है, जैसे हमें प्यास लगती है वैसे पौधों को भी प्यास लगती है, ठीक है। उनका पानी भी, उनकी बॉडी में भी पानी रहना चाहिए, तो वो क्या करती है, फ्रॉस्ट और जो है गर्म हवा से जो है इरिगेशन पौधों को बचाती है। फोटोसिंथेसिस में, ट्रांसपायरेशन में और न्यूट्रिशनल ट्रांसपोर्ट में जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी इरिगेशन। अब बात करते हैं हम कि सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल इरिगेशन जो हमारे पुराने टाइम में सिंचाई होती थी तो वो कैसे होती थी, तो देखो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स और कैनाल्स। तो पुराने टाइम में ऐसे हम जो है वो मोट कुएं से ऐसे सिंचाई, ऐसे मैनुअली पानी निकालते थे, बीच में रस्सी की तरह डाल के यहाँ से पानी निकालना, फिर उसको सिंचाई करना। ये चेन पंप का एक हमने देखा ही हुआ है मैक्सिमम टाइम। आजकल भी कई जगह, पुरानी जगह पे यूज़ होता है ये चेन पंप। तो यहाँ चेन पंप लगा होता है तो इसमें पानी भरता रहता है और ये ऊपर जाता रहता है यहाँ पे, और नीचे यहाँ पानी को छोड़ते रहते हैं। राहत सिस्टम ये किसके थ्रू होता था, बैलों के थ्रू होता था। तो ऐसे ऐसे बैल घूमता रहेगा तो ये साथ में व्हील भी घूमता रहेगा। एक टाइप से हमने सस्ती इंजीनियरिंग कर रखी थी। तो अब इस सस्ती इंजीनियरिंग को हमने मशीनीकरण से जो है वो, अब ढेकली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ढेकली का एग्जाम्पल है। तो ये हमने सस्ती इंजीनियरिंग कर रखी थी, अब हमने इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है वो रिप्लेस कर दिया है। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कैटल, ह्यूमन लेबर, और चीपर थे ये लेकिन लेस एफिशिएंट से। इनमें जो है वो टाइम ज़्यादा लगता था, टाइम कंज्यूमिंग थे, फिर फटीग ज़्यादा होती थी, हमें ज़्यादा फटीग होती थी, ह्यूमन को, पशुओं को ज़्यादा फटीग होती थी। तो इसको हमने जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी वास्ट होती गई तो हमने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, मॉडर्न वे से जो है वो, इरिगेशन वे से जो है वो रिप्लेस कर दिया। तो मॉडर्न वेज से क्या है, देखो स्प्रिंकलर सिस्टम, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, देखो इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि यहाँ जो पानी जो है वो ऐसे ये घूमता रहता है और पानी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से पूरा जो है वो स्प्रे होता रहता है। स्प्रिंकलर मतलब रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप ऑफ परपेंडिकुलर पाइप्स, यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड कॉफी प्लांटेशन। स्प्रिंकलर लाइक, ये मतलब वर्षा की तरह पैटर्न आता है। तो इससे क्या होता है, ये ड्रॉपलेट्स यूज़ करता है तो पानी का बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा जो है वो उसका वेस्ट नहीं होता है, वो प्रॉपर जो है वो पौधों को बारिश की तरह जो है वो पानी देता है और उसका वेस्ट भी कम होता है। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम मतलब बूंद बूंद की तरह जो है वो पानी गिरेगा। गिरेगा कहाँ, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स, नो वाटर वेस्टेड, पानी वेस्ट नहीं होता है। बूंद फॉर वाटर पुअर रीजन, कहाँ के लिए है ये, मतलब जहाँ पानी कम है वहाँ के लिए ये बिल्कुल वरदान है। बेस्ट फॉर फ्रूट्स, गार्डनर और ट्रीज। तो ये आ गया। आगे डिस्कस करते हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हमने फसल बो तो दी, इरिगेशन भी कर दी, तो लेकिन क्या है, साथ में हमारी वो है खरपतवार आ जाती है। खरपतवार आ जाती है तो खरपतवार से कैसे बचाना है, तो खरपतवार को नियंत्रित कैसे करते हैं। तो खरपतवार क्या होता है, वीड्स क्या होती हैं, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वीड्स अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली विद क्रॉप। तो क्या है, खरपतवार बेअवांछित पौधे हैं जो अब पौधों के साथ उग जाते हैं। ये क्या करते हैं, पोषक तत्वों को छीन लेते हैं, क्योंकि उनके साथ पैदा होंगे तो उनके पोषक तत्व ले लेंगे और क्या होंगे, हमारा उत्पादन जो है वो घटा देते हैं, ठीक है। तो वीडिंग क्या बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ वीड। जब वीडिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, वीड्स को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं हम वीडिंग। तो वाई रिमूव, दे कम्पीट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस लाइट, सम ऑफ आर पॉइजनस। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल प्लांट है आपका, जो फसल का प्लांट है उसके साथ पैदा हो गया तो इसके साथ जो है वो यहाँ पैदा हो गया तो इसके साथ इसके बहुत न्यूट्रिएंट्स भी ले लेगा आधे, क्योंकि इसकी जड़ें फैली होंगी तो इसके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, इसको ग्रो नहीं होने देगा, इसके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा पूरे, इसका पानी ले लेगा, इसका लाइट रोक लेगा, ठीक है। कोई पॉइजनस भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो इसको निकाल देंगे, इसको क्लीन कर देंगे यहाँ से, तो यही बचेगा। तो यहाँ इसके न्यूट्रिएंट्स ये लेगा तो ये जल्दी ग्रो होगा हमारा पौधा। तो ये हो गया हमारा। तो इसको करने की क्या प्रोसेसेस हैं, टिलिंग आ गया, बिफोर सोइंग, अपरूट बीड्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, खेत जोतने से पहले टिलिंग प्रोसेस की जाती है जिससे हम जो है वो उनके अपरूटिंग कर देते हैं। मैनुअल है, यूजिंग ए खुरपी, ट्रॉवल और कट। ये मैनुअली हम हाथ से, ये हमने देखा ही हुआ है, ये टिलिंग आ गई, ये हमने मैनुअली हाथ से हम घरों में करते ही हैं, ये कि हम मैनुअली हाथ से खुरपी से उसको क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब केमिकल्स, वीडिसाइड्स लाइक 2,4,4-D, DDT हो गया। अब इससे क्या करते हैं, इससे हम ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो केमिकल्स हैं, आजकल कॉमन ये मेथड है, तो ये क्या करते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं खेत में। डज नॉट डैमेज, ये
क्रॉप की जो म्यूटेशन है उस पर फ़र्क नहीं डालता, ये स्पेसिफिकली उसको ही प्रहार करेगा, जो वीड है उस पर ही प्रहार करेगा। लेकिन इसका वो क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं जो हमारे फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म हो गया, कुछ और बैक्टीरियाज भी हैं, राइज बैक्टीरियाज हैं, तो उनको क्या है वो ये नष्ट कर देता है साथ में। ये प्रॉपर इतनी हमारा साइंस अभी एडवांस नहीं हो पाई है कि स्पेसिफिक उसी बीड को जो है वो साथ में उसी बीड पे प्रहार करे, आगे कुछ ना करे। अगर ऐसा करती तो बहुत बढ़िया था, लेकिन ये साथ में हमारा कुछ डिसएडवांटेज भी लेके आते हैं केमिकल्स। क्लियर है? तो आगे बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। ये हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो हार्वेस्टिंग बोले तो कटाई। कटाई तो कटिंग क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, 3 और 4 मंथ के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो फसलें हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। पकी हुई फसल को काटना, पकी हुई फसल को काटने को बोलेंगे हम हार्वेस्टिंग। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, हम दराटी की यूज़ से, सिकल की यूज़ से मैनुअली जो है वो फसल को काटते थे। लेकिन अब उन्नत तकनीकें आ गई हैं, जैसे कृषि का विकास हो गया है, टाइम बचाने के लिए, लेबर को ज़्यादा फटीग ना देने के लिए, तो मशीन, कंबाइन मशीन जो हार्वेस्टिंग भी कर देगी प्लस थ्रेशिंग भी कर देगी। अब थ्रेशिंग क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो हार्वेस्टिंग मतलब उसको काटना। अब सही समय पर कटाई से क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। फॉर एग्जांपल हमारी गेहूं की फसल पक गई, उसके दाने पक गए, अगर हम उसको सही टाइम पे नहीं काटा तो एक टाइम आता है कि उसके दाने जो है वो नीचे गिरने लग जाते हैं, ठीक है। तो सही समय पर कटाई करना जरूरी है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू सुरक्षित रहती है उसकी। अब कंबाइन हार्वेस्टर्स आ गए हैं, मॉइस्चर सेंसर्स आ गए हैं। यांत्रिक कटाई से क्या है, श्रम लागत में हमारी काफ़ी भारी कमी आ गई है। तो देखो ये प्रोसेस है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग। हार्वेस्टिंग मतलब उसको काटना, थ्रेशिंग क्या हुआ है, जो अनवांटेड पदार्थ आ जाते हैं हमारे साथ, सॉरी थ्रेशिंग क्या हुआ, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग क्या हुआ, थ्रेशिंग जो है अब प्लांट्स को उसके जो मूल बीज है उससे अलग करना। अब प्लांट्स हम फॉर एग्जांपल देखो मक्की का वो है, सॉरी गेहूं का प्लांट है, तो उसके बीज यहाँ लगे होते हैं, तो नीचे वाला प्लांट तो हम यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम किसके लिए, कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो थ्रेशिंग वही प्रोसेस है, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ। तो ग्रेन्स को चैफ से अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम थ्रेशिंग बोलते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइंस के पहले दूसरे चैप्टर में ही, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, वहाँ पे शायद डिस्कस कर चुके हैं। विनोइंग क्या हुई, विनोइंग क्या होती है, अब हमारे जो सीड आता है, ग्रेन आता है, ग्रेन आता है, तो ग्रेन को क्या होता है उसके साथ अनवांटेड कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खरपतवार आ गया, उसमें कुछ खरपतवार आ जाते हैं। तो जैसे हम गेहूं की फसल को काटते हैं, उसकी जब थ्रेशिंग करते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो भूसा है वो रह जाता है, तो उसको बिल्कुल हम साफ करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, उसके लिए हम विनोइंग का जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखो वार्निंग, बर्निंग स्टब्स कॉज पॉल्यूशन। जो हम स्टब्स को, पराली को जलाते हैं, फॉर एग्जांपल अब पंजाब में क्या समस्या है, अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वो, क्योंकि बोलते हैं वो पंजाब वालों ने क्या जलाई, पराली जलाई। तो वही है ये कि बर्निंग स्टब्स कॉज पॉल्यूशन, स्टब्स को जलाना नहीं है, उससे पॉल्यूशन होता है। एयर क्वालिटी क्यों बढ़ती है, पंजाब वाले दिल्ली को ब्लेम करते हैं, दिल्ली वाले पंजाब को ब्लेम करते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नवायना और बिहू जो है वो हार्वेस्टिंग के एफर्ट, सॉरी फेस्टिवल के रूप में जो है वो मनाया जाता है। आगे बात करते हैं स्टोरेज की, स्टोरेज भंडारण की बात करते हैं। तो ग्रेन्स मस्ट बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट और माइक्रोब्स। तो हमने अनाज तो बना लिया, हमने अनाज, तो उसको क्या करना है, हमने मॉइस्चर से बचाना है। बाहर रख दें तो बारिश होगी, ख़राब हो गया, बाहर रख दिया तो कीड़े लग जाएंगे, उसके चूहे लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे। तो उसको क्या करते हैं, हम सुरक्षित स्थान पर जो है वो भंडारण करते हैं। तो देखो उसको पहले सुखाते हैं, सन की मदद से उसको सुखाएंगे, फिर क्या करेंगे, वहाँ उसका मॉइस्चर रिमूव होगा, ठीक है, जो कि उसको फंगल अटैक से बचाता है। अब हमारे स्टोरेज मेथड ये हैं, हमारे कॉमन स्टोरेज मेथड जो हम घरों में यूज़ करते हैं स्मॉल स्केल पर, जूट बैग्स और मेटेलिक विंस का जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगर लार्ज स्केल की बात करें तो सिलियोस एंड ग्रैंडरीज को जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब होम टिप की बात करें तो ड्राइड नीम लीव्स यूज एट होम। ये क्यों डालते हैं ड्राइड नीम लीव्स, ठीक, क्यों डालते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स यूज इन बिग गोडाउंस।
तो ये है हमारा उन्नत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो भंडारण में हमारी जो फंगल ग्रोथ है, इंसेक्ट लग जाते हैं, मॉइस्चर लग जाते हैं, मैंने पहले ही बदला, तो उसका समाधान है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करते हैं, सिलियॉस का यूज़ करते हैं, हम कोल्ड स्टोरेजेस का यूज़ करते हैं आजकल। तो वास्तविक जीवन में इसके कुछ उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। भारत में अनाज भंडारण की कमी क्या होती थी, आजकल इतना हम इंडिया में ये है कि इंडिया में इतना खाद्य पदार्थ हो गए हैं कि खाद की उसको भंडारण की कमी है, और क्या है, खाद्य बर्बादी हो रही थी। एक टाइम ऐसा भी था 1960-70 का, जब हमने अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ा था। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसके बाद हम इंडिपेंडेंट तो हुए, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ इफेक्ट हैं, क्या है ये क्रॉप। अब फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, रशिया यूक्रेन का, तो वहाँ पे क्या आ गया था, गेहूं संकट आ गया है, जलवायु परिवर्तन हो गया है, तो कृषि पैटर्न में बदलाव होने लग गया है। अब हम हिमाचल में भी देखो बारिशें जो है वो टाइम की नहीं हो रही हैं। अभी चल रहा है मंथ कौन सा, जनवरी चल रहा है, पहले जनवरी मंथ में बारिशें होती थी, लेकिन पिछले हिमाचल अभी बात करें हम तो पिछले 2-3 महीने से बारिश ही नहीं हुई है। तो इससे क्या है, जलवायु परिवर्तन से कृषि पैटर्न में बदलाव करना पड़ेगा। खाद्य आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है हमारी, अभी लेटेस्ट ही हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है। तो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, तो अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाए हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो है एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोली है। तो जियो पॉलिटिक्स पे भी, वैश्विक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फसलों का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट केवल खेती के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान है हमारा। विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, वैश्विक संतुलन संतुलन का बात करें, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आगे हम इस बुक को पूरा डिस्कस कर लिया है, इसके हम MCQ किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।